देखिए ये है क्या कि जनरल साइंस है, जनरल साइंस के आधे क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जनरल साइंस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करा देते हैं, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके और जीके के क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसका जनरल साइंस का पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाइएगा वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होते चला जाएगा, तो बने रहिएगा अंत तक के तभी पता लगेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी से कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्त, ये चीज कह रहा है क्वेश्चन कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। ये तो बच्चों वाली बात है कि आप आराम से मार दीजिएगा कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रतिरोध का ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम होता है। बाकी ये देख लीजिए, ये जो दे दिया है कूलम, किसका होता है? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। आवेश का जो होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम, कूलम होता है। और ये सेकेंड जो न्यूटन देख रहे हैं, न्यूटन किसका होता है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कि न्यूटन होता है। और ये जूल जो होता है, ये उष्मा या कार्य का कहिए कि ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन आपको जो है टेस्ट का हम दिखा देते हैं। ये देख लीजिए टेस्ट का ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्त। क्या कहा जा रहा है इसमें, थोड़ा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि इसमें नकारात्मक त्वरण जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके विपरीत लगता है, हमें यह जानना है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नकारात्मक त्वरण जो होता है वो किस डायरेक्शन में किसके ओर लगता है यह जानना है। देखिए धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण, नकारात्मक त्वरण दो तरह के पूछे जाते हैं। तो धनात्मक त्वरण कब होता है? त्वरण लगता है तो जब वेग होती है, जब वेलोसिटी होती है, तब उसमें क्या होता है कि त्वरण उत्पन्न होता है। तो वेलोसिटी मतलब जिस दिशा में वेग जा रही है, वेलोसिटी हो रही है, उसी दिशा में क्या होता है कि अगर त्वरण लगती है तो क्या होता है कि वो आपका क्या होता है सकारात्मक यानी कि धनात्मक जो है त्वरण होता है। उसमें क्या होता है कि वेग जो है बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एकदम एक्सीलेटर जितना ज्यादा लीजिएगा उतना ज्यादा स्पीड से आप क्या कीजिएगा कि आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक त्वरण हो गया। एक्सीलेटर, एक्सीलेटर होता है ना, वही त्वरण ही होता है, ठीक है। और ऋणात्मक त्वरण जैसे ही आप छोड़िएगा वो बैक की ओर जो है आपका क्या होगा कि वो एक्सीलेटर घूम जाएगा, उसके बाद आपकी स्पीड क्या होगा कि धीरे धीरे लगेगी। तो वेलोसिटी के जब विपरीत लगती है एक्सीलरेशन तो वह ऋणात्मक होता है। किसके? वेलोसिटी के विपरीत यानी कि वेग के विपरीत। ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि वेग के विपरीत लगने वाले त्वरण जो होते हैं वो नकारात्मक त्वरण होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है ये हमें जानना है। देखिए 1 किलोवाट घंटा को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको निकल कर के जो आएगा वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। ये फोर्थ नंबर, तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन जो है दोस्त इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स के लॉ में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतिम तत्व है, ठीक है। यानी न्यूलैंड्स जो है अब अष्टक नियम दिए थे उसमें सबसे अंतिम तत्व कौन है हमें यह जानना है, ठीक है। देखिए अंतिम तत्व भी पूछ देता है और प्रारंभिक तत्व भी पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग सबसे अंतिम तत्व जो थे वो थोरियम था। क्या था? थोरियम। ध्यान रखिएगा ये आपका थर्ड नंबर। आप सबसे पहला जो तत्व था वो कौन है? तो जो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन ही तत्व है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पानी को कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर में अगर आप मिला दीजिएगा तो आपका कौन सा गैस निकल करके आएगा ये जानना है, ठीक है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो होता है ये CaOCl इंटू Cl या CaOCl2 कहिए उसको, वो होता है। जैसे ही उसको पानी में घुलाइएगा तो उसमें सबसे अधिक मात्रा क्या होती है विरंजक चूर्ण में? क्लोरीन की होती है। तो क्लोरीन गैस जो होता है क्या होता है कि सबसे पहले बाहर निकल करके आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेगा, क्या गैस निकलेगा? क्लोरीन गैस निकलेगा। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि क्लोरीन गैस उससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अलैंगिक प्रजनन दे दिया है, वो लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता ही है। तो अलैंगिक प्रजनन में आखिर होता क्या है और लैंगिक प्रजनन में होता क्या है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि दोस्त उसमें एक ही जीव क्या होता है कि प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि 2 जीव कम से कम जो है प्रजनन में भाग ले सकते हैं, तभी जो है प्रजनन पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि मनुष्य हो गया या कोई भी जीव हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपका लैंगिक प्रजनन होता है, उसमें 2 जीव जो है क्या करते हैं कि प्रजनन में भाग लेते हैं। तो उसका जो संतान उत्पत्ति होते हैं लैंगिक का, वो अपने माता पिता के से क्या होता है कि बिल्कुल भिन्न होते हैं। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में चले जाइएगा तो उसमें क्या होता है कि एक लिंग ही प्रजनन में भाग लेते हैं। इससे जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता या पिता की तरह ही हूबहू दिखते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से क्या होता है कि एक दूसरे से क्या होता है कि भिन्न होता है। तो इस ऑप्शन में जो अगर देखा जाए तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि नए जीव जो होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं। इस प्रकार जो है क्या था कि अलैंगिक जनन जो होता है वो लैंगिक जनन से भिन्न होता है। तो इंपॉर्टेंट है, या कभी कभी आपको देखने के मतलब कि क्वेश्चन ये चीजें मिल जाएगा देखने के लिए कि जीवों में जो भिन्नता होती है वो किस प्रजनन के वजह से होती है, तो लैंगिक प्रजनन की वजह से भिन्नता आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए कि सर्च लाइट। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक का कौन सा जो है, परावर्तक के लिए कौन सा मतलब लगा होता है, ये चीजें हमें जानना है। देखिए कोई भी सर्च लाइट हो या गाड़ी का हेडलाइट देखते हैं, उसमें अगर दर्पण पूछ देगा कि दर्पण में कौन सा मतलब लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसमें अवतल दर्पण होता है। कौन सा? अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर, जैसे कि सर्च लाइट होता है, मान लीजिए कि कोल खदान हो गया, कोयला खदान, उसमें लोग होते हैं ना माथे पर जो है सर्च लाइट लेकर के अंदर जाते हैं, या पनडुब्बी होते हैं पानी में भी जाते हैं सर्च लाइट लेकर के, देखते होइएगा आप लोग। तो उसमें जो दर्पण लगे होते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को सीधा दूरी तक के जो फैला करके फैलाने का काम करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि छोटी सी चीजों से दूरी तक के फैल करके रोशनी जो आती है उसको हम स्पष्ट देख पाते हैं। इसलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल जो है सर्च लाइट में किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, सर्च लाइट का ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये रेनवियर नोट्स के बारे में दे दिया। ठीक है, किसके बारे में? रेनवियर नोट्स के बारे में दे दिया है कि कहता है कि सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं उस देश में पाया जाता है। देखिए एक तो रेनवियर के बारे में आप पढ़े हुए कि वो जो होता है कि बर्फीले में एक जानवर होता है रेनवियर। ठीक है, ये रेनवियर नोट्स है जो सूक्ष्म रिक्त स्थानों में पाया जाता है, ये हमें जानना है। देखिए रेनवियर नोट्स जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, न्यूरॉन जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो न्यूरॉन में पाया जाता है ये रेनवियर नोट्स। कहां पाया जाता है? तो एक्सोन जो होते हैं, एक्सोन के जगह पे एक छोटे से स्पॉट होता है, छोटा सा होल होता है, ठीक है, धब्बा जैसा दाग जैसा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये रेनवियर नोट्स के नाम से जानते हैं, तो एक्सोन वाले जगह पे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्त सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों के सीबीटी जो एग्जाम होने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को तैयार किया जाता है पर डे, पहले से तैयार नहीं होता है। डेली आप लोगों के लिए क्या होता है कि तैयार किया जाता है और आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। तो टेस्ट बिल्कुल जो है मिस मत कीजिए, अटेम्प्ट किया कीजिए। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी अभिक्रिया जो है, कौन सी अभिक्रिया उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं से निष्कासन होता है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए कौन सी अभिक्रिया इसमें है आपको बता देना है, तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस, ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ को अगर हमें तोड़ना है, छोटे छोटे रूप में अगर तोड़ना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का क्या करता है कि इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कैथोड एनोड होता है। उसमें क्या करते हैं कि धातु को डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड हो गया, हम उसमें डालते हैं, उसको अगर तोड़ना हो तो उसमें कैथोड एनोड रहता है, उसमें क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है प्रवाहित करता है। उसके बाद जो है क्या होता है कि सोडियम अलग टूट जाता है, क्लोरीन अलग टूट जाता है, तो कैथोड पर अलग आता है, एनोड पे अलग आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि छोटे छोटे जो है टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और उस रड पे क्या होता है कैथोड एनोड पे जो है जाकर के जमा हो जाता है, फिर हम उसको जो है बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसी मेथड से हम लोग करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि संवेग, संवेग तो जानते होइएगा, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? वही आपका क्या होगा कि संवेग का, इसमें कह रहा है ना कि संवेग किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, आराम से बन जाएगा। देखिए संवेग को हम लोग पी से सूचित करते हैं, पी बराबर जो होता है एम इंटू भी होता है, पी बराबर एम इंटू भी होता है, और एम को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, भी को वेग कहते हैं, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। किसे? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि लाल चींटी, लाल चींटी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हमें जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लाल चींटी के बारे में पढ़े होंगे कि लाल चींटी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ज्यादातर जो है लाल चींटी में ही पाया जाता है। ये तो ये लाल चींटी में जो होता है, चाहे बिच्छू में भी पाया जाता है, तो बिच्छू भी डंक मारती है, उसमें भी वही अम्ल होता है जो लाल चींटी में होता है, जिसके लगने से क्या होता है कि आपको जो बिसबिसाहट जो महसूस होती है, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड, ध्यान रखना है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, फॉर्मिक एसिड। बाकी ये मेलिक एसिड जो देख रहे हैं, मेलिक एसिड कहां पाया जाता है? ये सेब में पाया जाता है मेलिक एसिड जो होता है। सो ठीक है, ये थर्ड नंबर जो है टैनिक एसिड जो देख रहे हैं, ये टैनिक एसिड जो है, मान लीजिए कि पेड़ पौधे जो होते हैं उसके टहनी जो होते हैं, ब्रांचेस जो होते हैं, उसमें ये अम्ल जो है टैनिक एसिड पाया जाता है। बाकी ऑक्जेलिक एसिड तो आपको पता ही है कि टमाटर में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर के साथ साथ जो भी फलीदार पौधे होते हैं,
ठीक है, जो फल देते हैं, जैसे कि मिर्ची भी हो गया, टमाटर हो गया, और उसके मतलब कि ग्रुप में जो भी फल होते हैं उस सभी में क्या होते हैं कि आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है भरपूर मात्रा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। सेंट्रोट्रोफ, सेंट्रोट्रोफ कौन सा है ये हमें जानना है। ठीक है, तो सेंट्रोट्रोफ का कहने का मतलब क्या होता है, मृतजीवी। क्या होता है, मृतजीवी। तो इसमें से देख लीजिए कि मृतजीवी कौन सा है, हमें यह जानना है। मृतजीवी किसे कहते हैं, जो मरे हुए क्या होता है कि पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करके जो है अपना जीवन यापन करता है, अपना विकास करता है, उसको हम जो है मृतजीवी कहते हैं। तो सेंट्रोट्रोफ का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसमें है कौन सा, देख लीजिए, ये फोर्थ नंबर आपका होगा करेक्ट। कुकुर मुत्ता मतलब कि मशरूम। मशरूम क्या करता है कि मरे हुए जो जीव होते हैं या जो भी चीजें होती है पदार्थ, उसी से अपना भोजन ग्रहण करके क्या करता है कि बनता है ये। उसके अलावा आप जान लीजिए कि कवक होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सभी जो है क्या होते हैं, मृतजीवी में आते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देखिए, इसमें दे दिया कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु की संख्या को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो बचता है वही हमारा क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या होता है। मतलब द्रव्यमान की संख्या घटाओ परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या कहिए। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि द्रव्यमान संख्या माइनस जो परमाणु संख्या करके जो भी आएगा वो हमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, पूछे जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन आप लोगों को जो है कम ही पूछेगा, ये सब जो है टेक्नीशियन में ज्यादातर पूछता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि थायरोक्सिन दे दिया है कि थायरोक्सिन जो हो के संश्लेषण के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, ये हमें जाना है। तो थायराइड ग्रंथि तो जानते होइएगा, तो थायरोक्सिन उसी से होता है। तो थायरोक्सिन के लिए जो है संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है, तो थायराइड ग्रंथि के लिए क्या होता है कि लवण होता है, मतलब कि नमक होता है, आयोडीन होता है। वही आयोडीन क्या होता है, थायरोक्सिन के जैसे संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि आयोडीन, आयोडीन जो है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। चलिए अगला देखिए, डैश की प्रक्रिया द्वारा जस्ता, डैश की प्रक्रिया को लोहा पर क्या होता है, लोहे को जो है जस्ता की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है तो वो संरक्षित किया जाता है, वो किस प्रक्रिया होता है। ठीक है, मतलब कि लोहे पे जो जस्ता की हम लोग जब परत चढ़ाते हैं वो किस प्रक्रिया के तहत चढ़ाते हैं, और जो भी चढ़ाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्त, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, पढ़े होइएगा, जिसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, यशदीकरण भी कहते हैं, ये सभी के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। ठीक है, ये इसलिए चढ़ा दी जाती है ताकि लोहे पे जंग न लगे, इसलिए जो है क्या किया जाता है कि चढ़ाया जाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो कैपिटल जी होता है कांस्टेंट, ठीक है, उसकी खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, बहुत लोग जो है सर आइजैक न्यूटन साहब मार दिए हैं दोस्त। सर आइजैक न्यूटन साहब ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट की खोज नहीं किए थे, कैपिटल जी का खोज नहीं किए थे, उन्होंने जो स्मॉल जी का खोज किया था न्यूटन साहब ने, जिसका मान उन्होंने 9.8 न्यूटन दिया था। ठीक है, लेकिन अब हमें यह जानना है कि कैपिटल जी जो है जिसको सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, उसकी खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश साहब ने किया था। किसने, हेनरी कैवेंडिश साहब ने। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी जान लीजिए ये क्वेश्चन कि आपको ये भी दे देता है कि कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर 15 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, पूछे जाते हैं ये चीजें, तो ये चीज है इंपॉर्टेंट है। कब किया था ये जान लीजिए, 1797 से लेकर के 1798 के बीच में हेनरी कैवेंडिश साहब ने ये कैपिटल जी का क्या किया था कि सबसे पहले प्रयोग में लाए थे, प्रयोग में लाया था उन्होंने। ठीक है, और न्यूटन साहब ने क्या किया था कि स्मॉल जी का खोज किया था जो 1687 ईस्वी में ही कर दिया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सभी चीजें। कैपिटल जी का मान भी कभी कभी पूछ लेता है, या स्मॉल जी का तो मान ऐसे ही रटे होंगे आप लोग। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि ओम के नियम में क्या है, ओम के नियम आप पढ़े होइएगा, उसमें कहता है कि आई की धारा, आई जो होता है धारा जो होता है करेंट, उसकी मान को अगर बढ़ा देते हैं तो भी क्या होता है कि स्थिर रहता है। वो कब स्थिर रहता है ये हमें जानना है। ठीक है, स्थिर कब रहेगा, तो देखिए आप ओम्स के लॉ पढ़े होइएगा, ओम्स के लॉ में क्या होता है कि V बराबर जो होता है आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। यहां से आई की वैल्यू निकालिएगा तो V बाई आर हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा, आई बराबर जो है V बाई आर हो जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए कि धारा के ठीक उल्टा कौन है, प्रतिरोध है। धारा के मान को जितना बढ़ाइएगा उतना प्रतिरोध जो है आपका क्या होगा कि घट जाएगा, और जितना धारा के मान को घटा दीजिएगा उतना प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उल्टा है। ठीक है, लेकिन इसमें परिवर्तन कौन नहीं हो रहा है, आप तो धारा और जो है प्रतिरोध को घटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन
धारा को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध जो है घट रहा है, और धारा को घटा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, लेकिन परिवर्तन किसमें नहीं हो रहा है? वोल्टेज में, विभवांतर में नहीं हो रहा। तो वही कह रहा है इसमें कि विभवांतर स्थिर रहता है, वो किसमें? तो धारा अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, कम हो जाएगा। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि प्रतिरोध का मान घट जाएगा, तब उस कंडीशन में होगा कि वोल्टेज जो होगा वो आपका बिल्कुल स्थिर रहेगा। चलिए देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए कि साइकिल सवार कर रहे हैं, साइकिल सवारी कर रहे हैं, करते समय क्या होता है कि आप साइकिल चलाते हैं तो उस समय जो आपकी एनर्जी निकलता है वो किस रूप में एनर्जी नहीं निकलता है ये हमें जानना है, किस रूप में एनर्जी नहीं होता है हमें ये जानना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते चलते हैं। पहला नंबर देख लीजिए, कहता है कि गतिज ऊर्जा। तो हम साइकिलिंग कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा, पैर तो मेरा गतिज में ही रहेगा ना, तो वो गतिज ऊर्जा तो उसमें होगा ही, गतिज ऊर्जा तो निकलेगा ही। दूसरी चीज ये कह रहा है कि उष्मीय ऊर्जा, जब साइकिलिंग करते हैं तो एनर्जी हमसे निकलता है, शरीर से उष्मा निकलता है, तो उष्मीय ऊर्जा भी होता ही है। ठीक है, तीसरी ये चीजें कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल, तो हम जो काम कर रहे हैं वो मैकेनिकल ही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल थोड़ी कर रहे हैं, हम मैकेनिकल कर रहे हैं, यांत्रिक कर रहे हैं, तो ये भी होगा। कौन नहीं होगा? तो ये फोर्थ नंबर आपका नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा। हमारे शरीर में रासायनिक ऊर्जा उस समय जो है काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया कि जब मान लीजिए कि किसी संकुचित स्लिंकी है, स्लिंकी मतलब कि मान लीजिए स्प्रिंग है वो, ठीक है, उसको जब क्या किया जाता है कि छोड़ा जाता है तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो इन चारों में से बता दीजिए कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए किसी भी स्प्रिंग को अगर आप दबाते हैं, जितना दबाइएगा उतना उसमें क्या होगा दोस्त की स्थितिज ऊर्जा जो है निहित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही छोड़िएगा स्प्रिंग छलांग मारेगा, छलांग मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गया? गतिज ऊर्जा में, जिसकी वजह से ये गति में छलांग मारता है। तो इसको ध्यान में रखना है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए जीएस के क्वेश्चन आपके इतने थे, बता दिए हमने। अब यहां से क्या करते हैं कि स्टैटिक जीके और जीके के क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं जो आपके टेस्ट में दिए गए थे। ठीक है, देख लीजिए, तो इसमें भी जो है आधे जो बता दिए थे कि साइंस के क्वेश्चन थे, आधे यहां से स्टैटिक जीके और जीके के क्वेश्चन है। तो इस जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि दोस्त काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको लास्ट में बता ही देंगे कि आप भी टेस्ट में कहां से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल क्या करते हैं कि जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं, टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है। देखिए ये अपना जीके के क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि उस द्वीप का आपको क्या करना है कि नाम बताना है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, वैसे द्वीप का नाम बताना है। अगर इसमें हमको जल मध्य डब्रू का नाम अगर कहता था, आराम से पाक जल मध्य डब्रू मार देते रहा। ठीक है, चुन लेते अगर ऑप्शन में दिया रहता था। ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल मध्य डमरू है, लेकिन हमें द्वीप की बातें में पूछ रहा है कि कौन सा द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये कच्चा थीलू द्वीप है। कौन सा है? कच्चा थीवू द्वीप है, ध्यान रखिएगा। ये कहां पे है? तो आपको बता दिया है कि पाक जल मध्य डमरू जो है उसी पर स्थित है। ये जान लीजिए कि ये जो है 500 मीटर की ऊंचाई पे और 1.5 किलोमीटर के लंबाई में क्या हुआ है कि फैला हुआ है, 285 एकड़ के आसपास में ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसको जो है जान लीजिए कि इस पे एक जो है चर्च भी है, लेकिन चर्च है तो ये दोनों के बीच में पड़ता है, भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। तो एक पादरी जो होते हैं वो श्रीलंका के होते हैं, एक पादरी जो होते हैं भारत के होते हैं। दोनों पादरी जो है उस पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन 1974 की अगर बात कर लेते हैं, 1974 में जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय उन्होंने क्या किया था कि उस द्वीप को जो है श्रीलंका के हवाले कर दिया था 1974 में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे अभी भी आपको जो है उस द्वीप पे दोनों के पादरी देखने के लिए मिलेगा, श्रीलंका और भारत के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है, ये हमें जानना है। मतलब किसके शासनकाल में जो है रेल चलाया गया था, किसने रेल चलाया था, उसी को रेल का जनक कहेंगे हम लोग। तो रेल का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। किसे? लॉर्ड डलहौजी को। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर, लॉर्ड डलहौजी को रेल का जनक कहा जाता है। ये जो शासन किया था भारत में, लॉर्ड डलहौजी जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, कहिए भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। कब से कब तक थे? 1848 से लेकर के 1856 की ईस्वी में तक के बने हुए थे, 8 साल तक के थे। ठीक है, उसी के बीच में इन्होंने 1853 ईस्वी में पहले जो है रेल की शुरुआत किया था, जिसका नाम जो है रेलवे मिनट रखा गया था। क्या रखा गया था? रेलवे मिनट से पेश किया गया था लॉर्ड डलहौजी साहब ने। और ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार जो है मुंबई से थाने तक के जो है ट्रेन को चलवा दिए थे। ठीक है, इसमें ट्रेन जो चली थी उसमें 14 कोच थे, 400 लोगों ने उसमें सफर किया था। दोनों के बीच की दूरी अगर देख लिया जाए तो 34 किलोमीटर के आसपास में दूरी है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, रेलवे में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए कि लखनऊ विद्रोह जो 1897 में हुआ था उसके नेता कौन थे। देखिए 1897 में तब ऐसे बहुत सारे विद्रोह हुए थे, ठीक है, कारतूस वाला मंगल पांडे वाला भी कांड हुआ था 1897 में, बहुत हुआ था। तो इसमें बहुतों ने तात्या टोपे मार दिए हैं, बहुतों ने लक्ष्मीबाई मार दिए हैं, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। 1857 की अगर बात कर लेते हैं, जो लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसके जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने, ध्यान रखिएगा ये। अब बेगम हजरत महल आखिर कौन थे ये भी जान लीजिए। तो बेगम हजरत महल जो थे ये जान लीजिए कि वाजिद अली शाह का नाम सुने होइएगा, जो मतलब नवाब थे, एक तरह से कहिए लखनऊ का नवाब जो है, उन्हीं के ये क्या थे कि बीबी थे। इन्होंने ही ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया था कि जो है ये मतलब कि आंदोलन छेड़ दिए थे, ब्रिटिश को भगाने के लिए अपना नेतृत्व छेड़ दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले ये विद्रोह किया था 1857 में, लखनऊ की अगर बात कर लेते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे, हमें यह जानना है। मतलब थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, हमें यह जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, पूछे जाते हैं। तो ये ब्लास्की ने किया था। किसने? ब्लास्की ने। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि ब्लास्की ने क्या किया था कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है। कब किए थे थोड़ा सा जान लीजिए, 1875 के आसपास में इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के शहर में किया था, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब ये चीज जान लीजिए कि आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई थी। इसकी स्थापना के दौरान उसमें जो आप जैसे मानते हैं कि पुनर्जन्म, हिंदू धार्मिक जो जान रहे क्रम, जो कहते हैं कि क्रम पे विश्वास कीजिए, चाहे पूजा कीजिए, ये सभी चीजों का क्या किया गया था कि उसमें स्वीकार किया गया था थियोसोफिकल सोसाइटी में। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि जाति पे जो हम लोग मतभेद करते हैं कि वो फलना जाति के उसके साथ बैठ के नहीं खाना चाहिए, चाहे लिंग का भेदभाव भी करते हैं, ठीक है, या हम मान लीजिए कि जाति लिंग हो गया, रंग भेद का भी जो है क्या करते हैं कि भेदभाव करते हैं, ये सभी के खिलाफ जो है ये थियोसोफिकल सोसाइटी शुरुआत की गई थी। दूसरी ये चीज है कि बाल विवाह का भी विरोध किया गया था कि नहीं, जो बाल विवाह हो रही है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज ये कि सती प्रथा सबसे बड़का जो है उस समय जो है ये चीजें उसकी सुधार की गई थी, उसके विरुद्ध जो है एक्शन लिया गया था थियोसोफिकल सोसाइटी के तहत। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें जो है उसमें कोशिश की गई थी, जो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार है, जिसे पामीर का पठार या पूरे दुनिया के छत के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहीं पे आपको क्या होगा कि केटू भी देखने के लिए मिलेगा। इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए समुद्र तल से वो 4000 मीटर के आसपास में, मतलब 4 किलोमीटर कहिए, उतनी ऊंचाई है इसकी, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट और केटू जो है आपको इसी के आसपास में देखने के लिए मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, चीन के ये सीमा से जो है क्या होता है कि सटता है तिब्बत जो से, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि सतलुज नदी जो है उसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ठीक है। मतलब ऋग्वेद में सतलुज नदी का नाम क्या था ये हमें जानना है। देखिए ऋग्वेद में अगर सतलुज नदी का नाम देखिएगा तो आपको नाम जो देखने के लिए मिलेगा वो शतुद्री मिलेगा। क्या मिलेगा? शतुद्री। ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर। ऋग्वेद में सतलुज नदी को शतुद्री कहा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछे जाते हैं। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार जो है एग्जाम में होता है ना कि क्वेश्चन आपको देखिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि अरे ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ था, पढ़ा हुआ था। आप ऑप्शन भी देख करके कहिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, ये क्वेश्चन कैसे भूल सकते हैं। जब एग्जाम से आप निकलिएगा बाहर तो लगेगा कि अरे इतना सिंपल जो है क्वेश्चन हम छोड़ करके आ गए हैं। तो दोस्त इसी तरह से होता है, थोड़ा सा मेहनत उन्नत करते रहिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बस उसी के अंदर से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे आपको एग्जाम में, इस टेस्ट को खाली फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन। हाँ अगला नंबर तक देख लीजिए। ये चीजें कह दिया कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। देखिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 78। किसके? 78 के अंतर्गत आता है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है, जो काम होता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 78 के अंतर्गत में आता है, ठीक है। और मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री के जुड़े होते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 75, आर्टिकल 75 के अंतर्गत में आता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये जो है नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो वो राष्ट्रपति को ही देते हैं, इसको ध्यान में रखना है। सभी क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम
हर टेस्ट में एक दो क्वेश्चन जो है ऐसा लेकर के आ ही जाते हैं, ताकि आप लोगों को दिमाग में ये चीजें बैठ जाए, आप कभी ना भूल सके। ठीक है, टेस्ट देने का फायदा है कि रिपीट होते रहता है, आप उस फील्ड के चीजों को जानते रहते हैं, इसलिए टेस्ट देना जरूरी होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि न्यूजीलैंड की खोज जो है वो किस यूरोपीय यात्री ने किया था, ये हमें जानना है। जैसे कि भारत की खोज किसने किया था, तो ये वास्को डी गामा साहब ने किया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, समुद्री यात्रा की खोज कर दी थी भारत के लिए। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड की खोज के बारे में कह रहा है कि किस यूरोपीय यात्री ने किया था, ये हमें जानना है। तो हाविल तस्मान ने किया था। किसने? हाविल तस्मान ने। कब किया था ये थोड़ा सा जान लीजिए, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे। 1642 ईस्वी में किया था न्यूजीलैंड की, और भारत की खोज ये कब की थी? 1498 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? वास्को डी गामा में, पुर्तगाली जो थे ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि भारत में जो रबी मौसम होता है उसमें किस फसल की कटाई की जाती है, हमें यह जानना है। तो रबी फसल में जो फसल आते हैं उसकी कटाई की जाती होगी। ठीक है, तो इसमें से आपको यह सीधी सी जानना है कि रबी फसल आखिर है कौन सा जिसकी कटाई की जाती है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि कौन सा जो है वो रबी फसल है। दोस्त गेहूं, क्या होगा? गेहूं। ये सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर गेहूं क्या होता है कि रबी फसल होता है, और इसके साथ साथ जो भी चीजें बोई जाती है वो सभी क्या होता है कि आपके रबी फसल के अंतर्गत में आता है। और इसकी कटाई जो होती है, गेहूं की कटाई आपको पता ही है कि मार्च अप्रैल से मई तक के मतलब कि इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, तो माल और जो क्या होता है ना, जैसे गुड्स सर्विस टैक्स जो होता है सो, और ये सेवा यानी सर्विस टैक्स, ये दोनों क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, ये डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं लोग। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि माल और जो है ये सेवा कर जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, प्रत्यक्ष कर नहीं होता है। कौन होता है? तो इनकम टैक्स। आप अगर इनकम कर रहे हैं, शो अप हो रहा है, तो आपके सैलरी अकाउंट में आते ही टैक्स कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, आप डायरेक्ट टैक्स पे कर देते हैं। संपत्ति का कर जो होता है, ये संपत्ति शो गवर्नमेंट के पास किए हुए हैं, बैंक में संपत्ति रखे हुए हैं, तो आपका टैक्स ऐसे ही कट रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सब वैट टैक्स भी क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये सबको ध्यान में रखना है। सिर्फ ये चीजें होता है कि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधिनियम के तहत यह पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, ये हमें जानना है। तो संविधान के किस संशोधन में, 73वां संशोधन जब हुआ था उस समय पंचायती राज को ऐड किया गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1952 ईस्वी में, 1992 की अगर बात कर लेते हैं, उसी समय पंचायती राज की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत किया गया था? 273 आर्टिकल के तहत किया गया था, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर कहता है किस जल मध्य डमरू को जोड़ता है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर जो होता है किस मध्य जल मध्य डमरू को जोड़ता है? फ्लोरिडा को। कौन? फ्लोरिडा। ध्यान रखिएगा, ये फ्लोरिडा जोड़ने का काम करता है। फ्लोरिडा जल मध्य डमरू जो है इसे जोड़ने का काम करता है। कभी कभी आपको ये मलास्का भी दे देता है, तो मलास्का किसको जोड़ता है जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो मलास्का जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मलास्का जल मध्य डमरू जो है सो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ, ये देख लीजिए, कह दिया है आपको कि भोर का तारा। भोर का तारा किसे कहते हैं? हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि भोर का तारा जो होता है वो शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर शुक्र को कहते हैं। शुक्र को जान लीजिए, ये पृथ्वी का क्या कहता है, कहा जाता है? पृथ्वी का जुर्बा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये सबसे गर्म ग्रह है, अब पृथ्वी के नजदीक भी जो है ये ग्रह है। ठीक है, तो गर्म है क्योंकि इस पे गैसेस की मात्रा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए ये आपको ज्यादातर भोर में भी दिखेगा और साँझ में भी दिखेगा, मतलब शाम में दिखेगा। तो साँझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी ये प्रचलित है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए भारतीय संविधान का जनक जो है किस रूप में, मतलब कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है, ये हमें जाना है। देखिए भारतीय संविधान के फादर किसे कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। किसे? भीमराव अंबेडकर साहब को। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि भीमराव साहब को क्या कहा जाता है कि संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भीमराव साहब जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान बन रहा था उस समय की अगर बात कर रहे थे तो। ठीक है, और ये जो आप राजेंद्र प्रसाद देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद जो साहब थे ये संविधान के अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी के तौर पे अगर देखा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद जो है आप एम एन रॉय जी देख रहे हैं, एम एन रॉय।
ठीक है। तो एम एन राइट जो थे ये क्या थे, ये सलाहकार थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू के बारे में पूछा जाता है, तो सरोजिनी नायडू जो है वो संविधान का जो है एक रूपरेखा, एक प्रारूप कहिए, उसकी रूपरेखा देने के लिए वो मतलब कि उनको सेलेक्ट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया है कि कौन सा उपवेद जो है वो कला और संगीत से संबंधित है, हमें ये जाना है। तो कौन सा उपवेद जो है कला संगीत से संबंधित है, गंधर्व वेद। कौन सा, गंधर्व वेद, ध्यान रखिएगा, ये कला और संगीत से ये संबंधित रखता है, गंधर्व वेद। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ज्यादातर ये संगीत से संबंधित रखता है, पूछे जाते हैं कभी कभी। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, ये हमें जाना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं मछली पालन से क्या होता है कि नीली क्रांति संबंधित रखता है, किससे, मछली पालन से। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि मछली पालन जो होता है वो आपका नीली क्रांति से संबंधित रखता है। चलिए हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में किस तिथि को मनाई जाती है, 5 जून को। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, पेड़ पौधों को संरक्षित कीजिए, पेड़ को कटाई मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचा कर रखिए, इसी के लिए जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। चलिए अगला नंबर देखिए, दे दिया है कि द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस नाम की पुस्तक जो है किसने लिखी थी, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी कहता है कि जस्टिस नामक पुस्तक जो लिखी थी वो अरुंधति राय ने लिखी थी। किसने, अरुंधति राय। यह आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। कब लिखे थे, ये 2001 ईस्वी में लिखे थे। कब, 2001 में। इंपॉर्टेंट है, सन ईस्वी भी दे देगा, ध्यान रखना है। चलिए मानस बाघ अभयारण्य कहां है, ये हमें जानना है। देखिए मानस बाघ अभयारण्य जो है ये असम में है। कहां पे है, असम में। ध्यान रखना है, यहां पे आपको जंगली भैंस भी देखने के लिए मिलेगा, टाइगर भी, टाइगर रिजर्व है, टाइगर भी देखने के लिए मिलेगा। भैंस तो ये है, टाइगर भी है, और जो है आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा वहां पे जब जाइएगा तो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए हाथी भी जो है, हाथी भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, बड़े मतलब की रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व जिसको कहते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, हमें जाना है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर, सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ध्यान रखना है ये चीजें। और अगर राज्यपाल इस्तीफा देना चाहे तो किसे देंगे, तो ये राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये जानना है। ठीक है, देखिए गोलमेज सम्मेलन से दोस्त जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरी ये चीजें पूछे जाती है, 2 क्वेश्चन और इससे पूछे जाते हैं कि कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये पूछे जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में पहला हुआ था। दूसरी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दूसरा कब हुआ था, तो 1 साल बाद ही हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था, तो ठीक इसके 1 साल बाद हुआ था। तीनों लगातार हुआ था, 32 में हुआ था। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों लगातार हुआ था, 1-1 साल के अंदर में ये तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखिएगा। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो अंबेडकर साहब जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तेज बहादुर का, ये अंबेडकर साहब, तेज बहादुर, ये तीनों ने क्या, दोनों आदमी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब महात्मा गांधी की बात आ गई कि महात्मा गांधी जो है वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये हमें जाना है। देखिए महात्मा गांधी की अगर बात कर रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, बाकी दोनों में नहीं लिए थे। पहला और तीसरा में नहीं लिए थे, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे आपके टेस्ट के जो हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आज भी आपका टेस्ट नंबर जो है 15 एक्टिव है। दोस्त जा करके फटाफट टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, फिर हम कल लेकर के आएंगे आप लोगों का स्कोर कार्ड। और देखिए 1 सप्ताह के लिए हो सकता है कि आप लोगों का जो है वीडियो ड्रॉप हो सकता है। टेस्ट रेगुलर चलेगा लेकिन वीडियो हो सकता है कि एक दिन अल्टरनेट करके आएगा, क्योंकि क्या है कि दोस्त हमें जो है अब ट्रेनिंग में जाना पड़ रहा है 1 सप्ताह के लिए। तो 1 सप्ताह ट्रेनिंग में हम जाएंगे तो क्या होगा कि अल्टरनेट वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो होगी वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक की ट्रेनिंग चलती है। तो हमें अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि उठना पड़ता है वो ट्रेनिंग पे जाने के लिए, और इवनिंग में आना पड़ता है। तो थोड़ा सा थके हुए रहेंगे तो हो सकता है कि एक
एक दिन गैप करके आप लोगों का जो है डिस्कशन वीडियो आएगा, लेकिन एक सप्ताह के बाद जो है फिर आप लोगों का कंटिन्यू जो है वीडियो चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए मतलब कि तकलीफ मत मानिएगा, मतलब कि कंटिन्यू फिर चलेगा आप लोगों का, तो उसके लिए दिक्कत ना है, ठीक है। अब चलिए अब क्या कर लेते हैं दोस्त कि जितने लोगों ने टेस्ट दिया है उन सभी को हम क्या कर लेते हैं कि दिखा देते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। उससे पहले आपको दिखा देंगे कि आप टेस्ट में कहां से भाग ले सकते हैं, टेस्ट कहां से दे सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, ये अपना एप्लीकेशन है ERCB सर के नाम से, जो चैनल का नाम है उसी नाम से ये एप्लीकेशन जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसको क्या कीजिएगा कि वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ओपन कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा। यहाँ पे आपको टेस्ट जो है NTPC और ग्रुप डी के लिए देखने के लिए मिलेगा। आप जान लीजिए कि नॉन स्टॉप टेस्ट ही दीजिएगा, दूसरा मत दीजिएगा कोई टेस्ट, नॉन स्टॉप टेस्ट, ध्यान रखना है ये चीजें। तो नॉन स्टॉप टेस्ट जाकर के लगाइएगा। आज आपका टेस्ट नंबर 15 जो है क्या है कि एक्टिव है। अब चलिए हम क्या करते हैं कि जो लोग टेस्ट में भाग लिए हैं उन सभी का नाम ले लेते हैं एक बार और देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले NTPC वालों का देख लेते हैं जो नॉन स्टॉप टेस्ट दिए हैं। देख लीजिए, ये है अपना नॉन स्टॉप टेस्ट जो NTPC में पार्टिसिपेट की है टेस्ट में उनका। तो उनका रैंक जो है क्या है कि देखते चलिएगा, अपना नाम देखते चलिएगा। नाम हम फटाफट क्या करते हैं कि बोलते चलते हैं, थोड़ा स्पीड बोलेंगे, कोई बात नहीं, अपना रैंक सब देखते चलिएगा। देख लीजिए, पहले नंबर पे जो आज बने हुए हैं दोस्त ये कमेश कुमार करके है, दूसरे नंबर पे मृत्युंजय भाई है, तीसरे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अनूप राज करके है, चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश है, पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कुमुद रंजन है, उसके बाद छठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रागनी है, सातवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सोनू है, उसके बाद आठवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये शशि है, उसके बाद नौवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दिनेश चौधरी है, उसके बाद 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नेहा कुमारी है। क्या है? नेहा कुमारी जो 11वें नंबर पे है। चलिए 12वें नंबर पे देखिएगा, 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सचिन कुमार है, उसका 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नुसरत खातून है, 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पंकज दास है, 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 15वें नंबर पे देख लीजिएगा प्रमोद सैनी है, उसके बाद 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रंजीत कुमार है, 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विश्वजीत भाई है, उसके बाद 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुदीप भाई है, उसके बाद 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कुंदन भाई है, उसके बाद 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कुलदीप भाई है, उसके बाद 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज है, 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अमित भाई है। कौन है? अमित भाई है। बहुतों लोगों ने टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए तभी आपको जो है स्पीड पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। चलिए 23वें नंबर पे, 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अंजलि है, 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विक्रम है, उसका जो 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुनील है, उसका जो 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुजय भाई है, उसका जो 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा सुमन करके है, उसके बाद 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो विजय है, उसको 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 29वें नंबर पे जो है ये अमोद है, उसके बाद 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुशील राज है, उसके बाद 31वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कमलेश भाई है, उसके बाद जो है 32वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 32वें नंबर पे कौन है कि अमृता है, कौन है ना, अमृता नहीं है, अनुराधा है, ठीक है, अनुराधा है, उसको 33वें नंबर पे क्या है कि अमृता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, इसी तरह से सभी लोग जो है क्या कीजिए कि टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए। 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये ललन यादव करके है, उसका जो है 35वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 35वें नंबर पे देख लीजिएगा, 35वें पे कौन है कि रोशन कुमार है, उसका 36वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पन्ने लाल है, 38वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राजीव भाई है, उसका जो है राजीव भाई 37वें पे है, हाँ ठीक है। और 30वें की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन भाई है, उसका 39वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंकित है, उसका जो है 40वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रवि शंकर है, उसका जो है 41वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुनील है, उसका जो 42वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो हरिमोहन है, उसका जो है 43वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बिरजू है, 44वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 44वें नंबर पे देख लीजिएगा आपका 44वें नंबर पे ये किशन भाई है, किशन जी जो 44वें नंबर पे है, बहुत अच्छा है किशन भाई। उसके बाद देख लीजिएगा आपका 45वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये देख लीजिएगा कि बबलू है, उसके बाद 46वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 46वें नंबर पे क्या है कि सुमन करके है, उसके बाद जो है 48वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन कुमार है, उसका 49 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो पप्पू है, 50 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 50वें नंबर पे कौन है कि राजू भाई है अपने, ठीक है। तो दोस्त एनटीपीसी में इतने लोगों ने क्या क्या है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि फटाफट दोस्त किसे देख लेते हैं, जो ग्रुप डी में नॉन स्टॉप टेस्ट दिए हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। बने रहिएगा अंत तक के दोस्त। देख लीजिए ये क्या है आपका कि नॉन स्टॉप टेस्ट है, जो ग्रुप डी वाले लोगों ने टेस्ट दिया है उसका देख लेते हैं। पहले नंबर पर देख लीजिएगा, पहले नंबर पे क्या है कि तन्नू आर्या करके जो पहले नंबर पे, बहुत अच्छा है तन्नू। उसका जो है अर्जुन कुमार जो सेकेंड नंबर पे है, उसको सानिया जो 1 2 3 है तीसरे नंबर पे है। लड़कियों का जलवा ग्रुप डी में है, बहुत अच्छा है।
चलिए चौथे नंबर पे देख लीजिएगा। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये शंकर पासवान है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि है। छठे नंबर की अगर बात कर लेते हैं, छठे नंबर पे मृत्युंजय भाई है। सातवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मणिकांत भाई है। उसको आठवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये काजल कुमार है। नौवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं सोहन लाल है। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो श्वेता कुमारी है। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये संजय चौधरी है जो 11वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है। चलिए 12वें नंबर पे, 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मुकेश भाई है। उसके बाद 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भरत भाई है। 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रमेश भाई है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अक्षय भाई है। उसके बाद 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पवन करके है। उसके बाद 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो बापू राम करके है। उसके बाद 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राजन पंडित करके है। उसके बाद 18वें नंबर, 19वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं 19वें नंबर पे देख लीजिएगा कौन है कि सुमन पाल है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपका 20वें नंबर पे देख लीजिएगा कि सूरज है। उसके बाद 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राकेश है। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 22वें नंबर पे कौन है कि श्री राम भाई है जो 22वें नंबर पे है। बहुत अच्छा है। चलिए 23वें नंबर पे, 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा कि बिट्टू राज है। उसके बाद आपका 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये खुशबू कुमारी है। उसके बाद 35वें नंबर की अगर 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 25वें नंबर पे अनीश कुमार है। 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रागिनी है। 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजय है। 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये चंदन कुमार है। उसके बाद 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अली राजा है। 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं हरिकिशन है। उसके बाद आपका 31वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अशोक सैनी है। उसके बाद 32वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये आकाश यादव है। उसके बाद 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बम भाई है जो आपका 33वें नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, 34वें नंबर पर देख लीजिएगा कि लखन भाई है। उसके बाद 35वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 35वें लोकेश शर्मा करके है जो 35वें नंबर पे है। 36वें नंबर पे अपना क्या है कि अली राजा है। अच्छा 36वें नंबर पे अली राजा है। हाँ 37वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा 37वें नंबर पे क्या है आपका कि महेश भाई है। ठीक है महेश। उसके बाद 38वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो जितेंद्र है। उसके बाद 39 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन दुबे करके हैं। 40वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अनिल है। उसके बाद 41 पे अनिल है। 40 पे कौन है कि अपना ये रघुवीर करके है। उसके बाद आपका 41 पे आपको बता ही दिया है कि 41 पे अनिल है। उसके बाद 42 की अगर बात कर लेते हैं तो ये विक्रम भाई है। 43 की अगर बात कर लेते हैं तो ये कुंदन भाई है। ठीक है तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि ग्रुप डी में भाग लिए हैं टेस्ट में। सबका आपको नाम स्कोर आप देखिए लिए हैं, रैंक देखिए लिए कि आपका रैंक कितना है। उसी हिसाब से थोड़ा सा और जोर से मेहनत कीजिए, कस के मेहनत कीजिए। जितना पीडीएफ देते हैं दोस्त उसका पढ़ लिया कीजिए। डाउनलोड टेस्ट में कर ही लेते हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिलती है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के पीडीएफ ले लीजिएगा। थोड़ा कस के मेहनत कीजिए और ठीक है, क्योंकि टाइम अभी है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो चीज है जो आपको करने के लिए मजबूर करता है और हर वो काम आप कर सकते हैं। ठीक है तो चलिए क्या कीजिए दोस्त, जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आएगा वीडियो, जब भी क्या इसी टाइम वीडियो आता है आप तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि याद ना रहे तो हम रिमाइंड करा दें। चलिए अब क्या कीजिए दोस्त कि हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे एक नए सेट एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।